नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपनी थीम 6 में जो है लैंग्वेज इशू एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर चर्चा की थी। अब थीम 6 को आगे बढ़ाते हैं और थीम 6 थोड़ा सा बड़ा है रिलेटिवली, तो प्लीज़ कोऑपरेट, यू हैव मल्टीपल वीडियोस अंडर द थीम। अब हम आते हैं एक तरीके से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो अगर आपको याद होगा तो जो फर्स्ट वीडियो था थीम 6 का, उसमें मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात बोली थी कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट आया कैसे। तो वो कुछ आया ऐसे था दोस्तों कि जब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर में सेशन हुआ, उस सेशन के दौरान बेसिकली ये पॉइंट उठा कि भाई क्या हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब 1920 में दोस्तों एक तरीके से अगर आप देखो तो जो नागपुर में हमारा सेशन हुआ कांग्रेस का, उस सेशन के दौरान बेसिकली एक नेशनल मूवमेंट में एक नया जोश आया हुआ था। खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, बापू आ रखे थे, एक तरीके से मासेस वर वेरी डीपली मोबिलाइज्ड, और मासेस को कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक तरीके से एजुकेट भी कर रहे थे। और मासेस को जोड़ने के लिए गांधी जी ने हमेशा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली थी कि भाई जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसको पकड़ो। तो गांधी जी का अगर आप कॉन्सेप्ट समझो ना दोस्तों, तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट ये रहा कि जब से वो आए, उन्होंने नेशनल मूवमेंट का जो पूरा नज़रिया था वो बदल दिया। अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हुआ क्या था कि बिफोर द गांधी पीरियड बिगैन, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो बड़ी टॉप डाउन थी। उसमें क्या होता था कि जो एजुकेटेड एलीट है, बड़े बड़े लोग हैं, पहले तो वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने मॉडरेट्स ग्रुप बना लिया। इसके बाद एक प्रॉब्लम दूसरी क्या हुई कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कौन थे? कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रास रूट लीडर्स नहीं थे दोस्तों। एक्सट्रीमिस्ट वर ऑल्सो दोज पीपल हु रिबेल्ड आउट ऑफ द मॉडरेट्स। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सट्रीमिस्ट भी थे, देवर नॉट कि भाई देवर मास लीडर्स एट द ग्राउंड लेवल। देवर नॉट समबडी हु वर लाइक गांधी, बिकॉज गांधी को आगे अगर कंट्री को मोबिलाइज करना पड़ा तो दैट इट सेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन कि नाइदर द मॉडरेट्स नॉट द एक्सट्रीमिस्ट्स वर सक्सेसफुल इन दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो इज कि जो मॉडरेट्स थे वो तो एलिटिस्ट थे, पर एक्सट्रीमिस्ट कोई कम एलिटिस्ट नहीं थे। तो एक्सट्रीमिस्ट भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका नज़रिया और व्यवहार भी वही था कि वो सिर्फ मॉडरेट्स को काउंटर करने में लगे हुए थे। पर गांधी जब आए तो उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने कहा कि यार कोई भी लड़ाई और सत्याग्रह जो होता है वो एक तरीके से बिना मासिस के सपोर्ट के नहीं लड़ा जाएगा। आप अगर मासिस के लिए लड़ रहे हो तो मासिस को लेके लड़ो। अब गांधी को ये समझ आया जब उन्होंने अपना एक भारत दर्शन टूर किया पूरा आके वापस, तो उन्होंने देखा कि भाई देखो मासिस को जोड़ने का एक ही तरीका है कि हमारी कंट्री बड़ी डाइवर्स है। अभी इस डाइवर्स कंट्री में गांधी ने बोला कि भाई मासिस को जोड़ने का तरीका ये है कि हम लोग मासिस को एक साथ लेके चलते हैं, और मासेस को एक साथ लेके चलने का तरीका ये है कि भाई वर्नैकुलर लैंग्वेज को आप अच्छे से प्रमोट करो। तो गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो भाई हमारे को अभी ये टॉप डाउन लीडरशिप नहीं चलेगा, अपने को चाहिए बॉटम अप लीडरशिप। तो उन्होंने क्या करा कि जहाँ जहाँ सत्याग्रह के कैंपेन्स शुरू करे, जैसे जैसे वो सत्याग्रह का कैंपेन करने जाते थे, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करते थे, उस एरिया के लोकल लीडर को बोल देते थे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि तुम मोबिलाइज करो मासेस। इसीलिए देखो कि गांधी के आने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे लीडर्स ग्रास रूट लेवल के मोबिलाइज होकर गांधी के साथ खड़े होने लग गए नेशनल लेवल पे आके, और इन लीडर्स का ग्रास रूट कनेक्ट बड़ा अच्छा था। तो गांधी ने एक बड़ी डिसेंट्रलाइज लीडरशिप का मॉडल क्रिएट किया, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई वर्नैकुलर लैंग्वेज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग पीपल। अब जब वर्नैकुलर लैंग्वेज के मोबिलाइजेशन से कांग्रेस को सक्सेस भी दिखा, तो कांग्रेस भी इससे बड़ी उत्तेजित हुई। कांग्रेस ने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब वर्नैकुलर इज़ हेल्पिंग अस टू ब्रिंग सो मेनी पीपल एंड इट इज़ हेल्पिंग अस टू मोबिलाइज पीपल। तो जब उनको ये चीज़ लगी तो क्या हुआ कि इस कॉन्टेक्स्ट में आता है जो 1920 का नागपुर का सेशन अभी आपको मैंने बताया। तो उस नागपुर सेशन में क्या हुआ कि ये चर्चा उठी कि भाई क्या हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी इसके बेसिस पे अपने प्रोविंसेस को भी रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जोश बड़ा था। तो जोश के टाइम पे क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने कांग्रेस ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया उस समय, और अब वो अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई कहीं ना कहीं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ हैं उनको अपन हम लोग लिंग्विस्टिक जोन्स के हिसाब से बनाएंगे। तो जितनी भी पीसीसीज थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़ थी, जो वर्किंग कमेटीज़ थी, वो सारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगी। और साथ में एक तरीके से ये प्रॉमिस बोलना शुरू करने लग गए हम लोग लोगों को बोल के कि भाई जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे ही आज़ाद होते हैं, हम लोग एक तरीके से यही करेंगे कि कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे स्टेट को फैसिलिटेट करके अपन लोग करेंगे उसको। तो लोगों में भी एक नया उत्साह था कि भाई दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भाई पिछले 3 वीडियोस में इस थीम के कि लैंग्वेज एक बड़ा डीपली इमोटिव इशू है, आदमी को जोड़ के अपने कल्चरल आइडेंटिटी के साथ रखता है।
तो लोग भी जुड़े, नेशनल इशू बन गया एक तरीके से कि भाई नहीं, लिंग्विस्टिक जो है और लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है, इसका प्रमोशन अपने को करना ही करना है। अब ये सारी चीज़ें, नेशनल मूवमेंट तो बड़ी स्ट्रेंथन हुई और इंडिया ने एक तरीके से इंडिपेंडेंस भी इस प्लैंक पे जीता। पर सवाल सबसे बड़ा क्या उठता है? सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर ये जो लिंग्विस्टिक एजेंडा था पूरा, ये जो एक तरीके से वर्नाकुलर को रिकग्नाइज करके निट करके एक नेशनल सीन पे लाने वाला एजेंडा था, ये इंडिपेंडेंस के बाद वीक क्यों हो गया? तो व्हाट वर द रीजंस व्हाई दिस लिंग्विस्टिक एजेंडा बिकेम वीकेंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? सो देयर आर वेरियस रीजंस। तो इसमें सबसे पहला रीज़न ये आता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। तो जब ये पार्टीशन होता है तो पार्टीशन बेसिकली उस समय होता है एक रिलीजियस लाइन पे। अच्छा, और रिलीजियस लाइन के साथ साथ अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिन्ना ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा एम्फोसाइज ये भी करी पूरे कैंपेन में, जिससे कि एक फॉल्ट लाइन पूरी सोसाइटी में ना क्रिएट हो गई। और वो जिन्ना ने जो एम्फोसाइज करी वो ये करी, इम्पोर्टेंट थिंकिंग, कि भाई इंडिया की जो लैंग्वेज है हिंदुओं की, और वो लैंग्वेज और जो मुसलमानों की लैंग्वेज है इस्लाम में उर्दू की, वो अलग है। यार देखो, देवनागरी स्क्रिप्ट उर्दू में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये फ़र्क कभी लोगों को रियलाइज़ करवाया नहीं गया था। लेकिन जिन्ना के कंट्रीब्यूशन की वजह से थैंकफुली ये हुआ कि भाई उन्होंने इस चीज़ को एकदम पब्लिक डोमेन में लाके रख दिया और एक फॉल्ट लाइन बना दी। इससे उन्होंने एक तरीके से अपना हिस्सा तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके अपनी टेरिटरी बनवा ली। इसीलिए मैंने क्या अभी आपको एक पॉइंट बोला कि थैंकफुली जिन्ना ने किया। थैंकफुली क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये चीज़ जिन्ना के कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए वर्क करी, अपने लिए तो ये बैकफायर करी ना भाई। क्योंकि हम लोगों के मन में तो ऐसा कोई भेदभाव था ही नहीं। हम लोग तो एक तरीके से पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान, अभी मैंने आपको बताया कि गांधी खुद बोल रहे थे कि यार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को जोड़ के वर्नाकुलर लीडरशिप क्रिएट करो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि भाई इसने, जिन्ना ने अपना एक तरीके से लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक डिफरेंस खेलते हुए पूरा गेम पलट दिया, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्या हुआ कि अभी पार्टीशन के बाद कम्युनल हार्मनी का इशू बहुत बन गया था। तो पूरे कंट्री में, खास करके वेस्टर्न फ्लैंक पे तो पूरे, और साथ में ईस्टर्न में, ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ पार्टीशन हुआ, तो वहाँ पर पूरा आसाम सिलेट रीजन में पूरा अपना जो है एक तरीके से कम्युनल फ्लेयर अप हो रहा था। तो वहाँ पर भी उस कम्युनल फ्लेयर अप को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो लिंग्विस्टिक एजेंडा था वो वीकन इसलिए हो गया क्योंकि अब हमें ये लगने लगा कि भाई कम्युनल फ्लेयर अप के कारण ये ना हो कि अगर हम लिंग्विस्टिक एजेंडा को एकदम प्राइमरी पे ले आएँ तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की वजह से देश और पार्टीशन हो जाए। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव वो भी था कि भाई कहीं ना कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है लिंग्विस्टिक वाला, इसको अभी थोड़ा सा कूल डाउन होने दो। हम लोग निगलेक्ट नहीं करना चाहते थे, पर कूल डाउन करना चाहते थे क्योंकि उस समय की एग्जिजेंसी वैसी थी हमारी। अब तीसरा ये था कि भाई प्रिंसली स्टेट, स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया थीम 6 के, भाई प्रिंसली स्टेट के रूलर तो एक तरीके से बदमाश थे। वो तो चाहते ही थे कि कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए उनको। तो ये बहाना उनके सामने बहुत बढ़िया आ गया कि भाई हमारा तो लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। आप बोल रहे हो इंडियन यूनियन में आना, हमारा लैंग्वेज कल्चर कैसे प्रोटेक्ट होगा? यार कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल नहीं था जो आपको एक तरीके से प्रिविलेज नहीं दे रहा था अपनी ऑटोनॉमी को रिगार्ड करने के लिए? हर एक आर्टिकल आपको वो प्रिविलेज दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने एक ऐसा फिशर क्रिएट किया, फॉल्ट लाइन क्रिएट की। फिर साथ में ये हुआ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी चीज़ पता चलने लग गई कि भैया अगर अभी इस समय जो इतने चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और ख़ास करके पार्टीशन, कम्युनल हार्मनी और प्रिंसली स्टेट्स का ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है, अगर इन 3 चीज़ों को हम लोग अगर तोड़ दें और अलग अलग देखें या एक साथ देखें, वॉटेवर वे में देखें, तो तीनों जो हैं ये पुल और पुश फैक्टर्स हैं। पुल और पुश फैक्टर्स इसलिए क्योंकि अगर इन 3 चीज़ों में हमने अभी इंपॉर्टेंस लगानी शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे को एक बड़ा नेगेटिव खमियाजा ये भुगतना पड़ जाएगा कि नेशनल इंटीग्रेशन विल बी एट स्टेक। क्योंकि अभी हमारे लिए पार्टीशन के बाद, ब्रिटिश छोड़ के जाने के बाद, नेशनल इंटीग्रेशन एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पोर्टेंट थी। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ लो कि ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन अपने को करना नहीं था। यार लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को हम लोग उस समय कूल डाउन करना चाहते थे, बिकॉज उस समय जो कंट्री के सामने चैलेंजेस थे वो ज़्यादा थे। बट सवाल अब ये उठता है कि क्या वो लिंग्विस्टिक चैलेंजेस जिनको अपन लोग कूल डाउन करना चाहते थे, क्या वो कूल डाउन हुए? तो यहाँ से अब हम एक एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को सब्सिक्वेंट वीडियो में जान के देखते हैं कि भाई क्या वो कूल डाउन हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो वो कैसे इनफैक्ट मैनिफेस्ट करे हमारे कंट्री के सामने। तो आई होप इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये चैलेंजेस क्या थे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में, और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस आया क्यों, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में एक चैलेंज क्या आया, वो एक तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।